नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है दिल्ली कमला नगर से आई हुई कवयित्री सीता गुप्ता जी। अगर इनके बारे में आपको बता दूँ तो उनका जन्म 15 अगस्त 1944 में हुआ। आप बहुत ही अच्छी एक कवयित्री है और आपने बहुत सारे हिंदी रचनाकारों को पढ़ा है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। महाकवि कालिदास शुरू से आपके बहुत ही चहेते कवि रहे हैं। उनके अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम ये आपके बहुत ही प्रिय काव्य है। आकाशवाणी पे आपने वसुंधरा इस उपनाम से कविताएं प्रस्तुत की है और भी बहुत सारे कवि सम्मेलनों में भी आपने कविताएं प्रस्तुत की है। सिर्फ आप कविताएं ही नहीं लिखती तो लेख, मुक्तक और बहुत सारे साहित्य प्रकार जो है जैसे कि लघु कथा, कहानी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा लेखन किया है। तो मिलते हैं आज के हमारी कवयित्री सीता गुप्ता जी से। नमस्कार सीता जी। नमस्कार, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप जब यहाँ पे पधारे तो मेरे मन में ऐसे भाव आए, स्वागत हो आपका संदेश कौन लाई, स्वागत हो आपका संदेश कौन लाई, आपके ये आने से बहारें भी आई। हमारे लिए तो अतिथि ही ईश है, हमारे लिए तो अतिथि ही ईश है, उसी के पधारने से मन ये इतना खुश है। स्नेह की कलियाँ दिल में मुस्कुराई, आपके ये आने से बहारें भी आई, आपके ये आने से बहारें भी आई। सचमुच इतना अच्छा माहौल है जैसे कि शब्द बिखरे हों, क्योंकि आपका ये जो किताब है हर पल उत्सव, ये मेरे साथ अभी है, जिसमें आपके कविताओं का संकलन है और आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। शुरू में मुझे इसका शीर्षक ही इतना पसंद आया, हर पल उत्सव, ये शीर्षक ही कितना प्यारा है। अगर ज़िंदगी को हम प्यार से महसूस करें, ज़िंदगी प्यार भरी हो तो हर एक पल उत्सव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हर पल उत्सव ये शीर्षक आपको कैसे याद आया? जीवन को अगर हम देखें तो जीवन में उतार चढ़ाव, आना जाना, हार जीत सब रहती है। हाँ। लेकिन हम अगर बगिया में भी जाते हैं तो किसको पसंद करते हैं? फूलों फूलों को। बिल्कुल। और फूलों से क्या है? खुशबू। क्या तो बात है। जैसे ही आपके मन में किसी भी प्रकार के अच्छे विचार आते हैं तो अंदर क्या उत्साह पैदा होता है। उत्सव बिल्कुल। माने जो जीवन में उत्साह जगाए। जी हाँ। अपने जीवन में भी, साथ ही हमारे आसपास के जो लोग हैं उन सब के जीवन में भी उत्साह जगाए। क्या बात है। वही उत्सव है। क्या बात है। इसलिए अगर हम जीवन को हर पल उत्सव बना लें तो बहुत ही अच्छा है। और आप जब बोल रही थी तब भी वो शब्दों की या वो उत्सव की खुशियों की खुशबू जो है वो मैं महसूस कर रही थी। तो आपके इस किताब में जो पहली कविता है, मैं हूँ एक साया अपनी माँ का, ये मैं अपने दर्शकों को सुनाने वाली हूँ। मैं सुनाने से पहले ही आपको ये पूछना चाहूँगी, मैं हूँ साया अपनी माँ का, ये कविता का एक प्रस्तावना थोड़ी आप कर सकते हो? जीवन में तब भी बात आती है, अगर किसी के संस्कार देखने हो तो माता का नाम पहले आता है। जी हाँ, इसकी बिल्कुल। माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। हाँ, और व्यवहार की बात आती है तो पिता का नाम आता है हाँ, कि पिता बिल्कुल। ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो इसलिए मैं हूँ साया अपनी माँ का, क्योंकि मेरी माता जी भी बहुत अनुशासन प्रिय, अंदर से नर्म थी लेकिन अनुशासन प्रिय बहुत थी। तो वही ओके। मैंने अपने जीवन में उतार दिया। जैसे आपने देखा होगा, कुम्हार अंदर से हाथ देता है लेकिन हाँ, ऊपर से क्या? थपकी देता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही माता पिता हमेशा ही हमारे वेल विशर होते हैं। वो बाहर से हमें डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अंदर उनके दुलार भरा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और कारण हर एक उनके मन में हमारी प्रति शुभ भावना होती है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं हूँ एक साया अपनी माँ का, सब कहते हैं। मैं हूँ एक साया अपनी माँ का, सब कहते हैं। तुमसे पाया मैंने अपना आत्मविश्वास, तुमसे सीखा मैंने कितना कुछ इतिहास। लोगों ने किया चाहे कितना भी परिहास, फिर भी निराशा का
निराशा को न आने दिया अपने आसपास। जीवन की आपाधापी में चुनौतियाँ आई अकस्मात, जीवन की आपाधापी में चुनौतियाँ आई अकस्मात, किंतु काम आया मुझ में तुम्हारा अड़िग विश्वास। अच्छे संस्कारों का निरंतर किया अभ्यास, अच्छे संस्कारों का निरंतर किया अभ्यास, रिश्तों को बनाए रखने के तुमने किए अथक प्रयास। तभी तो मैं कहती हूँ, तभी तो मैं कहती हूँ, मैं हूँ एक साया अपनी माँ का। क्या बात है सीता जी, ये आपाधापी क्या होता है? भाग दौड़, भाग दौड़ और उतार चढ़ाव। हाँ, और ऐसे आपने लिखा है जीवन की आपाधापी में चुनौतियाँ आई अकस्मात। तो ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आपके जीवन में आई और उस समय माँ आपको विश्वास देती रही? ये कविता वास्तव में मेरी बेटी ने मेरे लिए लिखी है। मेरे को उसने मेरे लिए प्रस्तुत की है। ओके, तो अच्छा। वो सीए कर रही थी ओके, उस समय मार्च के अंदर, और उसके एग्ज़ाम थे मई में। ओके। अचानक क्या हुआ, एक दिन दिल्ली के श्री राम कॉलेज से, जो कि सीए का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, हाँ। पढ़ रही थी। अचानक किसी दुर्घटनावश वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई। ओह, तो उसके हाथ, मुंह और दोनों घायल पैर हो गए, ओह, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट गई और ओह, दांत मुंह के अंदर घुस गए। तो प्लास्टर चढ़ गया दोनों पैरों पर, और एग्ज़ाम होने थे 2 महीने बाद। ओके। तो बड़ा परिवार है हमारा, संयुक्त परिवार है। पढ़ने में वो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही थी। आप जान भी सकते हैं कि श्री राम से वही सीए कर सकता है जो टॉप में आता हो। बिल्कुल बिल्कुल। सब ने उसको हतोत्साह करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे तो दोनों पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है, तुम कैसे एग्ज़ाम दे सकती हो, भले ही तुमने कितनी तैयारी की है। तो मैंने उसको कहा, अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है ओके, तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, और मैं हर वो सुविधा तुम्हारे लिए ला कर दूँगी जिससे तुम एग्ज़ाम दे सको। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी को उसने लिखा है, अडिग विश्वास। फिर मैंने और उसके भाई ने जाके प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने इसको एक अलग रूम दिया एग्ज़ाम देने के लिए। आगे मेज रखी गई जिसके ऊपर वो दोनों पाँव रख के पूरा पेपर लिख सके। क्या बात। लेकिन उसको अपना आत्मविश्वास कायम रखना था, क्योंकि पूरे कमरे में वो अकेली थी ओके, और आसपास कोई सहायक नहीं था। तो उस समय उसको अपना आत्मविश्वास कायम रखना था। ये मैंने उसके अंदर भरा कि तुम कर सकते हो, क्या बात है, क्या और बात है। उसने फिर फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। क्या बात है, अगर ऐसी माँ मिल जाए तो कितने भाग्य की बात होगी। इसलिए तो आगे लिखा है, इच्छा है अनगिनत स्मृतियों से सबको अवगत करवाऊँ मैं। इच्छा है अनगिनत स्मृतियों से सबको अवगत करवाऊँ मैं। बचपन से आज तक का पूरा जीवन पुनः जाऊँ मैं। मेरे प्रसंग न होंगे पूरे, फिर भी एक कोशिश कर जाऊँ मैं। तुम्हारे अपूर्व व्यक्तित्व के सूक्ष्म भावों से सबको प्रेरित कर जाऊँ मैं। सचमुच ये आपका ये जो अपूर्व व्यक्तित्व है, मतलब आपने सब जो साहित्य प्रकार है उनमें लेखन आपने किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती थी आपको कि आपको ये लेखन कला में रुचि कब से प्राप्त हुई? बचपन से। अच्छा, ओके। मैं स्कूल में थी तो अपने स्कूल में मैं अक्सर सभी कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। लेकिन आप समझिए कि हमारा जब बचपन था, हाँ, उस ज़माने में इतने साधन और इतना बाहर का दिखावा नहीं था। तो ओके। आपस में ही क्लास में हमारे बस अध्यापक होते थे और हम होते थे, या हमारे सहपाठी होते थे पढ़ने वाले। इससे ज़्यादा लोग सुनने वाले नहीं होते थे। ना ही तब कोई लड़कियों को स्टेज दिया जाता था, हाँ, और ना ही इतना उनको देखने का लोग का उत्साह भी रहता था। ओके। तो इसलिए, लेकिन अपने अंदर एक प्रेरणा थी जो कि हमें अपने अध्यापकों से भी मिली थी। ये मेरी हिंदी की जो अध्यापिका थी, हाँ, हाँ, कहते थे कोई बात नहीं, आपको कितने लोग सुन रहे हैं इससे कुछ नहीं जाता है। हाँ,
ये फूल तो थोड़ी देखता है, उसकी खुशबू कितने लोग ले क्या रहे बात है। कोई भी कला स्वांत सुखाय हम कहते हैं, हाँ। वो पहली होती है। अ, आगे कहा है कि विशेष स्मरण है इतिहास का, तुम कहती ताजमहल तो रचित है हिंदू राजा का। ताजमहल तो रचित है हिंदू राजा का, कमल खुदे द्वार पे जिसके शिवलिंग छुपा है गर्भ में उसके। साहित्य में भी रुचि तुम्हारी करती सबको अचंभित थी, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, बच्चन और निराला की रचनाओं से तुम कितना प्रभावित थी। समय नहीं था फिर भी समाचारों से हमेशा परिचित थी। समय नहीं था फिर भी समाचारों से हमेशा परिचित थी। सब कुछ पढ़ा समझा और सीखा तुमने। आपको इतिहास में भी शुरू से रुचि है, ये यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। आप ये कैसा है, मतलब साहित्य का एक अलग क्षेत्र और इतिहास में कैसे आपको रुचि प्राप्त हुई? इतिहास में मेरे को इसलिए रुचि प्राप्त हुई क्योंकि इतिहास की हमारी जो अध्यापिका थी, हाँ। इतनी सुंदर तरीके से पढ़ाती थी कि हमको लगता था सब कुछ हमारी आंखों के सामने चित्रित हो रहा है। बिल्कुल। तो आप देखिए, जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि बच्चे के अंदर कितना उत्साह जागता है। बिल्कुल, अगर कोई ताजमहल के बारे में कह रहा हो, हमारी शिक्षिका हम सीधा उस महल में चले जाते हैं। ये एक अपनापन सिखाने में होता है। आगे है, किंतु लिखने का अंदाज अलग, अपना खुद बनाया तुमने। ये बहुत एक स्पेशल बात है कि आपने सब कुछ पढ़ा, सब लेखकों को पढ़ा, आपने सब साहित्यकारों को पढ़ा, लेकिन आपने अपना एक अंदाज बनाया लेखन शैली का। ये बहुत बड़ी बात है। किंतु लिखने का अंदाज अलग, अपना खुद बनाया तुमने। गणित पर तो अपना आधिपत्य कितनी बार दर्शाया तुमने। अच्छा, तो गणित पे भी आपका आधिपत्य है। गणित में मैं हमेशा 100% नंबर लेती थी। अच्छा, क्या बात है। ये तो बहुत, मुझे लगता है, एक कॉन्ट्रास्ट चीज़ जैसे हो गई कि एक साहित्य और गणित दोनों का ऐसे कहते हैं, दोनों की आपस में नहीं मिलती, लेकिन ये कैसा फिर? देखिए, हमारे बचपन में तो कैलकुलेटर होता नहीं था, हाँ। लेकिन हम लोग तो जो स्कूल में पढ़ते थे हाँ। उसी में हम, और ना ही कोई हमारे साथ होता था कि हमेशा हमारा हिसाब करता रहेगा। तो हमारी माताजी गणित में बहुत प्रखर थी, हाँ, तो उन्हीं से मेरे को ये विरासत में मिला। क्या बात है। और वो सारे टेबल्स भी आपको फिर बाय हार्ट ही हो गए। हमें तो वो आधे का टेबल्स और पौने का टेबल वो भी सिखाते थे ना। तो हाँ, हम लोग बिल्कुल। जब बाजार में कुछ भी खरीदने जाते थे तो टिप्स पे होता था हमारे कि इतना हो गया। क्या बात है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमारी पीढ़ी। हम देखते हैं आपकी पीढ़ी हमेशा कैलकुलेटर में जोड़ के फिर हिसाब देती है। अभी वही हम बाजार में होते हैं तो मैं उसको कहती हूँ तुम इतनी देर में कैलकुलेटर में करेगा ना, मैं अभी तेरे को बताती हूँ इतना हुआ। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, एक जीता जागता कैलकुलेटर अभी हमारे साथ मौजूद है। आगे कहा है, राजनीति के दांवपेच को बारीकी से समझा तुमने। राजनीति के दांवपेच को बारीकी से समझा तुमने, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया तुमने। अनुशासन और दृढ़ता का खुद को प्रतीक बनाया तुमने। ये अनुशासन जो है, एक मतलब साहित्यकार जो होता है उसके अंदर ही एक अनुशासन होता है, क्योंकि खास करके कवि जो होता है, क्योंकि आप अलग छंदों में लेखन करते हैं, अनेक वृत्तों में लेखन करते हैं, तो आपका जो अनुशासन का एक स्वभाव है उसका कोई आपको फ़ायदा इस लेखन की कला में हुआ या कैसे फिर? मिलता है ना, लेखन की कला में अनुशासन हमको इसलिए मिलता है, उससे हमें ये लाभ होता है कि हम अपने दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं तो सही कई बार बात क्या है। होता है कि विचारों का प्रवाह अंदर इतना होता है, हम लिखना कुछ शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं कहीं और। हाँ, वो तो होता है। जैसे लहर में जो बह गया वो किधर को भी जा सकता है। तो अनुशासन से हमको ये बहुत लाभ होता है हाँ, मत कि नहीं तो। हमको इतना ही चलना है, इसी विचार को अभी हमको पूरा प्रस्तुत करना है, दूसरे में नहीं बह जाना है। हाँ, नहीं तो वो लुक इन टू लंदन टॉक इन टू इंडिया ऐसा हो जाता है। आगे कहा है, कितने स्वेटर बुन के तुमने रिश्तों को गर्माहट दी। क्या बात है। कितने स्वेटर बुन के तुमने रिश्तों को गर्माहट दी, कितने आचार बना के तुमने सबके मुख को मुस्कुराहट दी। मेहनत से हर काम सफल हो तब सबको ये नसीहत दी।
दुख में साथ निभा के तुमने सबके मन को राहत दी। ये भी कितनी एक प्यारी बात है। मतलब आचार बना के मुस्कुराहट, आचार भी तो खट्टा मीठा होता है, और ऐसे बहुत प्रसंग हमारे जीवन में आ जाते हैं कि ऐसा हर वक्त नहीं होता कि खुशी आ जाए। कभी कभार ऐसे खट्टे या फिर कड़वे प्रसंग भी आ जाते हैं। तो उन सबको एक टैकल करने की प्रेरणा जो होती है वो आपको कहाँ से मिली? मेरी माताजी से और मेरे पति की माताजी से। ओके, अच्छा। क्योंकि दोनों ही संयुक्त परिवार में, हमारे दोनों तरफ ही संयुक्त परिवार था। अच्छा। तो यहाँ भी हमारी माताजी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 4 क्लास पढ़ी हुई थी। हाँ। लेकिन उनका अनुशासन इतना पक्का था कि जो उन्होंने कह दिया वो होना ही है। हाँ। और समय की इतनी पाबंद थी कि जितने समय में उनको कार्य चाहिए उतने में चाहिए ही। तो हमारे अंदर भी वो कला आ गई क्या बात। कि हमें समय को कहीं भी नष्ट नहीं करना है। हाँ, आपने पढ़ाई के बारे में कहा, लेकिन जीवन की पढ़ाई तो अलग ही होती है और वो बहुत कुछ सिखा जाती है जो हमें किताबें भी नहीं सिखा पाती। आगे है, आध्यात्मिकता का अनुसरण तुमने किया इस प्रकार। आध्यात्मिकता का अनुसरण तुमने किया इस प्रकार, अपने एकाकी जीवन का कभी न होने दिया तिरस्कार। कितनी विपदा और चुनौतियों को तुमने किया स्वीकार। कितनी विपदा और चुनौतियों को तुमने किया स्वीकार, साहस का हर बार प्रदर्शन किया तुमने अपार। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतने क्वेश्चंस आपको पूछ रही थी, लेकिन इसका मूल मुझे लगता है आध्यात्मिकता है। तो आपका जो अध्यात्म के प्रति रुझान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अध्यात्म के प्रति रुझान मेरा दोनों तरफ बचपन से ही था, क्योंकि हमारे पिता के घर में भी सब कुछ बहुत धार्मिक रीति रिवाजों से चलता था। अच्छा। और ससुराल में भी धार्मिक रीति रिवाजों से ही सब कुछ चलता था। हाँ। तो अभी जो हम मान लेते हैं अध्यात्म का मतलब केवल पूजा पाठ कर्म कांड करना, ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। अध्यात्म हमको जीवन में जीने की कला सिखाता है। और बिल्कुल हर बराबर। ऊंचे नीचे पल में अध्यात्म हमारे साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल है। मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ओके। ओके। जबकि रात के 10 बजे तक वो अच्छे से सबसे बात करते थे, खाते पीते थे, और रात के 1:30 बजे अचानक उनको हार्ट अटैक आया। हम कमला नगर में ऐसी जगह रहते हैं कि हमारे घर से 2 मिनट पे सेंट स्टीफन है। ओके। लेकिन हमको इतना समय भी नहीं मिला। ओके। ओके। जैसे ही उनको लेकर गए, वहीं पर डॉक्टर ने कहा ये तो पहले ही जा चुके हैं। ओके। तो उस समय सब बड़ा परिवार था, उनके भाई बहन सब सुनकर अचंभित थे। और उनके बच्चे यानी मेरे बेटा बेटी भी सब सुनकर अचंभित थे। मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरे पिता डॉक्टर हैं, और वो 1 किलोमीटर की दूरी पे बस रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा तबीयत खराब थी तो हमें क्यों नहीं बुलाया। ओके। लेकिन हमको इतना समय ही नहीं मिला और हम पहचान ही नहीं पाए कि ये एकदम हार्ट अटैक हो रहा है। ओके। तो उस समय जो कठिनाई का पल था, हाँ। परिवार वालों के लिए भी उतना ही बड़ा था और मेरे बच्चों के लिए भी उतना ही बड़ा था। बिल्कुल। उस समय अगर मैं गिर जाती हूँ मन से, हाँ। हाय मैं क्या करूँ, कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा, तो भाई बहन जिनके लिए वो अकस्मात इतना बड़ा क्षण था दुख का, हाँ। और बच्चे जिनके लिए उससे भी बड़ा क्षण था दुख का, हाँ। उनको कौन संभालता। बिल्कुल। और इस समय ही वो आध्यात्मिक बल होता है, वो हमें काम आता है। आगे है, ये सीख तुम्हारे जीवन से मैं नित प्रतिदिन लेती हूँ। ये सीख तुम्हारे जीवन से मैं नित प्रतिदिन लेती हूँ। स्वयं की पहचान बना के रखना, सबका साथ निभा के रखना। सबके जीवन में अपना अनुपम स्थान बना के रखना। सबके जीवन में अपना अनुपम स्थान बना के रखना, तभी तो सब कहेंगे मैं हूँ एक साया अपनी माँ का। तभी तो सब कहेंगे मैं हूँ एक साया अपनी माँ का। और जैसे कि आपने कहा कि आपके बेटी ने आपके बारे में ये कहा है, तो
ये जो सब आपकी कलाएँ हैं, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, वो आपके बेटी में भी परावर्तित हुए, ऐसे ही इन शब्दों से लगता है। तो आपने ऑब्वियसली बच्चों को भी वैसे ही संस्कार दिए होंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटी मेरी अभी दुबई में रहती है, हाँ, वो जॉब कर रही है, अपनी कंपनी की सीएफओ है। हाँ। फिर भी ये इतना मतलब अलग ही है ना ये साहित्य और सीए तो वो जॉब जो है उसका जो फील्ड जो है वो अलग ही है। फिर भी आपका जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फूल के साथ आ जाए तो फूल का सुगंध भी उसको लगता ही है, वैसा ही उसमें हमें दिखाई देता है। जैसे विज्ञान भी कहता है कुछ गुण माता पिता से आते हैं, कुछ अपने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें दोनों गुण मेरे से आए हैं, अनुशासन का, लिखने का लगभग मेरे सभी बच्चों में है। अच्छा, अच्छा। मैं आपसे ये कहना चाहती थी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, कविता इस साहित्य प्रकार के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती थी। कविता ये जो साहित्य प्रकार है और गीत भी लोग लिखते हैं, कविता लिखते हैं या फिर अलग कुछ मुक्तक लिखते हैं, तो इन सब में क्या फ़र्क है? आपकी बहुत सारी कविता आगे के एपिसोड्स में भी हम लेने वाले हैं और मैं दर्शकों को सुनाने वाली हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी किताब में सब कुछ लिखा है, कविताएँ लिखी हैं, मुक्तक लिखे हैं, गीत लिखे हैं, तो इन सब साहित्य प्रकारों में क्या फ़र्क है? जैसे आप बगिया में चले जाइए हाँ, तो कहीं गुलाब लगा होगा, कहीं चमेली लगी होगी, कहीं चंपा लगे होगा। सबका अपना रूप है, अपना रंग है, अपनी आवाज़, अपनी खुशबू है। हाँ, ऐसे ही साहित्य की ये सारी विधाएं हैं, लेकिन सबका अपना रंग रूप, अपना आनंद है। हाँ। लेकिन आप थोड़ा-सा ऐसा फ़र्क मुझे बता पाओगे? एक लहर की तरह बहती रहती है, भाव के बाद भाव आता रहता है, आप उस पे लिखते जाते हैं। हाँ, मुक्तक में आपको सब कुछ थोड़े में समेटना होता है। एक अच्छा, विचार आया, उसको आपने 4 लाइन या 6 लाइन में बांध दिया, वो मुक्तक होता है। ओके, और कविता में आप उसी भाव के साथ दूसरा विचार आया, मान लीजिए आप फूल के ऊपर लिख रहे हैं, अभी आपके मन में गुलाब के प्रति आया, आपने गुलाब की खुशबू उसके रंग रूप पे लिखा। फिर हाँ, चमेली के प्रति आया तो आप उसके रंग रूप पे लिख सकते, क्योंकि है तो दोनों फूल ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे कि हम अलग ही एक सुंदर ऐसा एक गुलशन है, जिसमें अलग-अलग फूल हैं, वैसे इन सब साहित्य प्रकारों का है और वैसे ही हम आगे के एपिसोड्स में भी आपके ऐसे बहुत सारे कविताओं के बारे में हम जानेंगे, लेकिन आज यहीं पे मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद सीता जी, इतनी प्यारी-प्यारी बातें आपने बताई। तो दर्शकों, कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में आज हमने बात की सीता गुप्ता जी से और उनसे हमने जाना कि जीवन की कठिनाइयों को किस तरीके से हमें टैकल करना आना चाहिए, जीवन की कठिनाइयों का किस तरह से सामना करना हमें आना चाहिए और ये सामना करने का बल उनको कहाँ से मिला? तो अध्यात्म से। उन्होंने जैसे कहा कि ये अध्यात्म हमें बहुत बल देता है जीवन की हर परिस्थिति को चुनौती देने के लिए। मुझे एक कहानी याद आई। एक माताजी एक साधु प्रवचनकार के पास जाती है और उनको पूछती है, साधु जी कल आपने मुझे मन शांति के लिए एक मंत्र दिया था, लेकिन मुझे शांति वांति तो कोई मिली नहीं। तो वो साधु जी उनसे पूछते हैं, ऐसे कैसे कह रहे हो बहन जी, इसका मतलब ये है कि मैंने जितने बार आपको ये जाप करने के लिए कहा उतना जाप आपने किया नहीं होगा। तो वो माताजी बताती हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने जितना बताया उतना 1 लक्ष जप किया। तो वो साधु जी उनसे पूछते हैं, माताजी 1 लक्ष जप तो किया, लेकिन जाप में लक्ष्य था क्या? आध्यात्मिकता यही है कि कोई भी परिस्थिति है या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी कला हो या कोई भी काम,
हमें पूरी एकाग्रता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ वो करना आना चाहिए। यही तो आध्यात्मिकता है। और मानसिक शक्ति की जहाँ पे बात है, जहाँ पे प्रतिभा की बात है, वहाँ पे हमें ये सब कविताएँ हैं, वो कविताएँ हमारे सामने आती है। तो ऐसे ही बहुत सारी कविताएँ हम आगे के एपिसोड्स में भी देखने वाले हैं सीता गुप्ता जी की। तो देखते रहिए कवि और उसकी कृति।